नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एसएससी के द्वारा जो मेंस के स्कोर कार्ड हैं वो डिक्लेयर कर दिए गए हैं। और जैसा कि अगर रिजल्ट के बारे में बात करें तो वो पहले ही डिक्लेयर किया जा चुका है। तो आज मैं आपके साथ अपना मेंस का स्कोर कार्ड शेयर करूंगा और एक ऑनेस्ट रिव्यू करूंगा, जिसमें कि मैं बताऊंगा आपको कि कहाँ-कहाँ मैंने गलतियां की और इन गलतियों से आप भी सीख सकते हो, क्योंकि हम सब जो हैं, चाहे एक ह्यूमन बीइंग है, हम सब एक दूसरे से सीखते हैं। और मैं खुद अपनी इन गलतियों से क्या है सीखूंगा और आगे अगले एग्जाम्स में जो भी गलतियां हैं उनको सुधार सकूं। इस वजह से अपने रिजल्ट का सेल्फ एनालिसिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मेरा मेंस का स्कोर कार्ड है, जिसमें कि प्रीलिम्स की अगर बात करें, पेपर की बात करें, तो मेरा जो स्कोर था 120 स्कोर था। ठीक है, 120, या ओवरऑल अगर बात करें तो 121 प्रीलिम्स का स्कोर था। और कट ऑफ की बात करें जहां तक, तो कट ऑफ प्रीलिम्स की जो कट ऑफ थी लगभग 114 जो है जनरल की कट ऑफ गई थी। तो उसको मैंने बड़े ही आराम से जो है पार कर लिया था। बट रही बात मेंस की, तो मेंस की अगर बात करें तो मेंस की मेरी बहुत अच्छी जो प्रिपरेशन थी वो नहीं रही। क्यों? बिकॉज आई एम अ वर्किंग यूपीएससी एस्पिरेंट। इसकी वजह से मैंने बहुत ज़्यादा मैं टाइम जो है डेडिकेट नहीं कर पाया एसएससी के मेंस के एग्ज़ाम के लिए। ठीक, तो इसी वजह से मेरे जो स्कोर है, मार्क्स है, वो क्या है, कम है, और मैं जो लिस्ट में अपना नाम नहीं देख पा रहा हूँ। ठीक, तो अगर सब्जेक्ट वाइज अगर अपने मार्क्स देखूं तो सबसे कम जो मार्क्स मेरे हैं वो है मैथ्स में। बिकॉज अगर ऑनेस्टली अगर बताऊं तो मैथ्स में मैंने 10 क्वेश्चन किए थे। और 10 क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का, अगर हम बात करें तो 3 into 10 इज इक्वल टू 30 मार्क्स। मेरे एग्जैक्ट 10 क्वेश्चन सही थे। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाया था मैथ्स में। क्यों? क्योंकि मेरी क्या थी, प्रैक्टिस नहीं थी मैथ्स की। ठीक, मैंने जो है प्रैक्टिस नहीं की थी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में नहीं कर पाया था बिकॉज ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन की वजह से। और वहीं अगर हम जनरल इंटेलिजेंस की बात करें, रीजनिंग सेक्शन की बात करें, तो यहाँ पे 60 मेरे मार्क्स हैं। और टोटल अगर पेपर 1 की बात की जाए तो 90 हो गया, और जो कि नॉर्मलाइज होके 100 मार्क्स के आसपास जो है बन गए। और पेपर 2 की अगर बात करें, इंग्लिश की अगर बात की जाए, तो इंग्लिश का अगर कहूँ यहाँ पे ठीक ठाक मार्क्स हैं। बिकॉज मैं इंग्लिश भी मैं नहीं पढ़ पाया था। खासकर से अगर इंग्लिश की बात करें तो मेरे मिस्टेक्स जहाँ पे हुए होंगे, मुझे जो ऐसा लग रहा है, वो हमारे एडियम्स और फ्रेजेस, क्योंकि वो मैं याद करके नहीं गया था। इस वजह से वहाँ पे मेरे ज़्यादा जो है गलतियाँ हुई होंगी। ठीक है, और अगर जनरल अवेयरनेस की बात की जाए तो जीएस क्या है, मेरी थोड़ी ठीक ठाक है। इस वजह से 52 मार्क्स मेरे जीएस में आए। और ओवरऑल अगर पेपर 2 की बात करें तो जो टोटल मेरा स्कोर बना, 151 स्कोर मेरा बना। ठीक है, जो कि नॉर्मलाइज होके 153.63 बन गया। ठीक, और अगर टोटल की बात करें, मेरा दोनों पेपर को मिला के टोटल लगभग 253 पॉइंट समथिंग मार्क्स मेरा बनता है। ठीक है, और ये कट ऑफ जो है इसके काफ़ी ऊपर गया है, और इसी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। और अगर टाइपिंग की अगर बात करूं तो वहां पे जो मैंने मिस्टेक्स किए, परसेंटेज ऑफ मिस्टेक्स मेरे कितने, 1.38, क्योंकि टाइपिंग मैंने आराम से जो है उसको पार कर लिया था, टाइपिंग का जो हर्डल था। और वहीं कंप्यूटर नॉलेज की बात की जाए तो कंप्यूटर में भी मेरे जो मार्क्स है वो ठीक ठाक है, 38 मार्क्स है, एक डिसेंट मार्क्स है। अगर बात की जाए तो जिस हिसाब से क्वेश्चंस कंप्यूटर में पूछे जा रहे थे, काफ़ी टफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। मैंने लगभग अगर बात करूं तो 14 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे कंप्यूटर में। ठीक, तो एक आध गलत होंगे, और जो फाइनल जो कट ऑफ मेरा कंप्यूटर में रहा वो 38 मार्क्स रहा, जो कि नॉर्मलाइज होके 42 हो गया। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि कहाँ कहाँ पे गलतियां की। ठीक है, जिसकी वजह से मेरा लिस्ट में मेरा नाम नहीं नहीं आ पाया। ठीक, सबसे पहला जो मिस्टेक्स मुझे लगता है कि जो मैंने की वो है इनसफिशिएंट टाइम एलोकेशन। मैंने प्रिपरेशन के लिए सफिशिएंट टाइम एलोकेट नहीं किया। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मैं यूपीएससी की भी प्रिपरेशन साथ में करता हूं, एंड और साथ में मैं
जो है जॉब भी करता हूँ। इसकी वजह से समय निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए, ठीक है। और ये सबसे बड़ा कारण था सिलेक्शन ना होने का मेरे। फाइन। और दूसरी बात अगर करें तो लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, क्योंकि रेगुलर मैं स्टडी नहीं कर पाता था। यूपीएससी की भी तैयारी और एसएससी की भी तैयारी साथ साथ नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वो दोनों एग्जाम्स को अगर देखें तो दे आर पोल्स अपार्ट, ठीक। तो इरेगुलर स्टडी पैटर्न की वजह से जो है मेरी तैयारी उतनी अच्छी नहीं हो पाई थी। और इसीलिए कहा जाता है, जबकि अगर बात करें हम किसी भी एग्जाम की बात करें तो कंसिस्टेंसी जो होना है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। आप भले ही 2 घंटे 4 घंटे 3 घंटे ही पढ़िए, लेकिन रोज पढ़िए। एक रेगुलरिटी के साथ हमें पढ़ना चाहिए, जो कि इस एग्जाम की बात करें तो मेरे साथ नहीं रहा, और वो एक अहम कारण बन गया मेरे सिलेक्शन ना होने का। और तीसरे पॉइंट की अगर बात करूं तो लैक ऑफ प्रैक्टिस, मैंने पीवाईक्यूज और मॉक्स जो है वो नहीं लगाए थे। ये भी एक सबसे बड़ा कारण रहा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर फैक्टर कहूं, ठीक है, किसी भी एग्जाम को पास करने का, अगर हम ये करके नहीं जाते हैं तो हमें बहुत ही परेशानियां झेलनी पड़ती है एग्जाम में, ठीक। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा मैं आपसे भी कहूंगा, ज्यादा से ज्यादा जो पीवाईक्यूज हैं या मॉक्स हैं वो लगा के जाए, क्योंकि एसएससी 2023 का एग्जाम भी जुलाई में होने वाला है। इस वजह से आप इन सभी गलतियों को, कम से कम मेरी गलतियों से आप सीख सकते हैं। मैं तो सीखूंगा ही, बट आप भी मेरी गलतियों से सीख सकते हैं और उनको सुधार कर सकते हैं, ठीक है। जिन जिन भाइयों का इस बार जो है 2022 के पेपर में सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक। और आगे अगर हम करें तो इन एबिलिटी टू हैंडल एग्जाम प्रेशर हैंडल करना भी अपने आप में एक बड़ी बात है, ठीक है। क्योंकि क्योंकि अगर मैं अपने केस की बात करूं तो चूंकि मेरे एग्जाम मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी, खासकर से जो मैथ्स और रीजनिंग वाला सेक्शन था, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मैंने नहीं किया था, और इसी वजह से मैं काफी प्रेशर में आ गया था एग्जाम में, और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट कर पा रहा था, ठीक है। बस क्वेश्चंस को पढ़ के स्किप कर दे रहा था, ठीक। आसान क्वेश्चन को मैं ज्यादातर ढूंढ रहा था सबसे पहले, ठीक। और आगे अगर बात की जाए, गाइडेंस की बात की जाए, तो मैंने कहीं से कोई गाइडेंस नहीं ली थी, या मेरे कांटेक्ट में ऐसा कोई भी नहीं था जिसने एक तरीके से सिलेक्शन पहले निकाला हो या सिलेक्शन लिया हो। तो गाइडेंस मैंने नहीं ली थी, और मैंने किसी कोचिंग को भी ज्वाइन नहीं किया था। तो ये मैं मेन कारण नहीं मानता हूं, क्योंकि अगर गाइडेंस की बात की जाए तो आपके पास सिलेबस है, ठीक है, ऑनलाइन बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, तो उसका मैंने यूज किया था। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो किसी कोर्स की आवश्यकता नहीं है, जरूरी नहीं है। ऑलरेडी ऑनलाइन में देर आर फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक। तो आगे अगर बात करें कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ठीक है, तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी की अगर बात की जाए तो इंग्लिश और जो जीएस का पार्ट था वो तो मेरा ठीक था। थोड़ी सी यहाँ पे इंग्लिश में सुधार करना था। अगर मैं इडियम्स, फ्रेजेस ये सब पढ़ लेता तो मेरे कुछ मार्क्स 10-12 मार्क्स और बढ़ सकते थे, ठीक है। 10-12 नंबर की यहाँ पे गुंजाइश थी। जीएस में भी अगर करंट मैंने नहीं पढ़ा था, ठीक है, करंट अगर मैं पढ़ लेता तो इसमें भी 2-4 नंबर मेरे बढ़ सकते थे, ठीक। और जीएस में मेरा कितना रहा, 52 मार्क्स रहे, जो कि फिर भी अगर बाकी अगर एग्जाम्स, खासकर से मैंने बहुत सारे टॉपर्स के मार्क्स देखे तो उनके 35 मार्क्स थे जीएस में, 35 मार्क्स या फिर 40 के अराउंड थे, ठीक। तो उनसे मेरे जो है थोड़े ज्यादा थे, ठीक। तो इस वजह से मैं कह सकता हूं कि जीएस में मेरे ठीक ठाक मार्क्स रहे। और आगे अगर बात करें पुअर टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग द एग्जाम में, जैसा कि मैंने पहले बात किया कि प्रेशर या एंजाइटी में आके एग्जाम प्रेशर की वजह से हम टाइम को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाते। हम ये नहीं डिसाइड कर पाते कि पहले वो कौन सा क्वेश्चन या कौन सा सेक्शन हम अटेम्प्ट करें, ठीक है, जिसमें कि हम ज्यादा एफिशिएंटली तरीके से पेपर को सॉल्व कर पाए। तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक। तो इस वजह से ज्यादा आप पीवाईक्यूज लगाइए, मॉक्स लगाइए, जिससे कि एग्जाम में आपको प्रेशर ना हो, ठीक। और जैसा कि कहा कि लैक ऑफ प्रैक्टिस विद मॉक टेस्ट आप जितना ज्यादा हो सके
2023 के एग्जाम की बात अगर करूं तो आप ज्यादा से ज्यादा मॉक्स लगाइए, डेली 1 या 2 मॉक्स आप जरूर लगाएं। और मैं भी इस चीज को अप्लाई कर रहा हूं, ठीक, अगला जो एग्जाम है उसके लिए, ठीक है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है इनएडिक्वेट रिवीजन। रिवीजन जो है सही तरीके से मैं नहीं कर पाया था। इनफैक्ट अगर बोलूं तो चारों सेक्शन के कहीं ना कहीं मेरे रिवीजन जो थे उसमें कमी देखी गई, और इसी वजह से मेरा सिलेक्शन भी नहीं हुआ। और आगे अगर बात करें तो नोट टेकिंग की अगर बात की जाए तो मेरे पास ऐसा कोई मेरा जो है एसएससी के लिए डेडिकेटेड नोट्स नहीं था, जिससे कि मैं एग्जाम से पहले उसको आसानी से रिवाइज कर पाऊं। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, आप अपने नोट्स जरूर बनाएं, खासकर से जीएस के या मैथ्स के फॉर्मूला हो गए, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हो गए, उनके रेडीमेड नोट्स बना के रखें आप शॉर्ट में, ताकि एग्जाम से पहले आप उसको जितना ज्यादा से ज्यादा बार रिवाइज कर सके, उसको रिवाइज करने की कोशिश करिए, ठीक। इससे एक तरीके से आपका जो टॉपिक है वो भी कवर होगा, और साथ ही साथ आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा कि आपने जो है 3 बार 4 बार पूरा सिलेबस जो है कवर कर लिया है, ठीक। क्योंकि जो एंजाइटी होता है, प्रेशर होता है, उसको भी हैंडल करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है एग्जाम हॉल में अगर आप बैठे हैं जब, ठीक। आगे अगर बात करें हम तो लैक ऑफ टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटेजी। एग्जाम्स में जब हम बैठते हैं तो हम कई बार ये नहीं डिसाइड कर पाते कि किस टाइप के क्वेश्चंस को हमें पहले करना चाहिए, और ये तभी हम डिसाइड कर पाते हैं जब हमारी तैयारी अच्छी हो, ठीक है, हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो, फाइन, हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो हम वो क्वेश्चंस आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे जिनको हमें पहले करना चाहिए। जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं उनको हमें स्किप करना चाहिए, ठीक है, डिफिकल्ट क्वेश्चंस को स्किप करना चाहिए, उन पे अड़े ना रहना चाहिए, क्योंकि हमारे पास क्या है, लिमिटेड टाइम होता है। अगर हम बात करें तो उन्हीं लिमिटेड टाइम में हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने होते हैं, खासकर से जो हमारा रीजनिंग और मैथ्स वाला सेक्शन है, वहां पे जो है आपको जो है काफी ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा, और समय के हिसाब से क्वेश्चंस को टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा, फाइन। और लास्ट अगर हम बात करें डिस्ट्रैक्शंस एंड लैक ऑफ फोकस, तो जहां तक अपने केस की अगर बात करूं तो ऐसा कोई एज सच डिस्ट्रैक्शन नहीं था, डिस्ट्रैक्शन या लैक ऑफ फोकस की बात नहीं थी। बट बात ये थी कि मैं एसएससी को बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर पाया, ठीक, क्योंकि आई वॉज ऑलरेडी स्टडिंग फॉर यूपीएससी, ठीक है। इस वजह से मैं इसको बहुत ज्यादा टाइम चाह के भी नहीं दे पाता था, क्योंकि एक साइड मेरी जॉब भी थी, एक साइड यूपीएससी का प्रिपरेशन, फिर एसएससी का प्रिपरेशन। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक मैं क्या एक ट्रायंगल में फंसा हुआ था, ठीक, एक ऐसा कह सकते हैं मैं ट्रायंगल में फंसा हुआ था, और ये काफी डिफिकल्ट सिचुएशन मेरे लिए रहा। और आगे अगर बात करें तो मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वेश्चंस को, जो भी सवाल पूछे जा रहे हैं उनको सही तरीके से समझना कि क्या पूछना क्या चाह रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो उसको समझना, सवाल को समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि कई बार होता है कि एक एक वर्ड को, अगर एक वर्ड भी हम मिस कर देते हैं तो क्वेश्चंस को हम गलत तरीके से समझ लेते हैं, और हमारा आंसर जो है वो गलत हो जाता है, और वहां पे हम जो है अपने मार्क्स लूज कर जाते हैं, और नेगेटिव मार्क्स, हमारे जो क्वेश्चन है वो नेगेटिव मार्क्स में आते हैं, फाइन। आगे अगर बात करें तो इनएडिक्वेट टाइम एंड सेल्फ एनालिसिस, ठीक है। जहां तक अगर बात है इनएडिक्वेट टाइम, मतलब अगर बात करें तो मैं ज्यादा टाइम नहीं दे पाया था, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। और क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा मॉक्स या पीवाईक्यूज नहीं लगाए थे, इस वजह से मैं सेल्फ एनालिसिस नहीं कर पाया था, ज्यादा नहीं कर पाया था। क्योंकि अगर बात करें, अगर हम प्रैक्टिस या पीवाईक्यूज लगाते हैं तो इससे हमें क्या मदद होता है कि एग्जाम से हम फेमिलियर होते हैं, ज्यादा से ज्यादा फेमिलियर हो पाते हैं एग्जाम से, और हमें ये पता चलता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एग्जाम का फॉर्मेट क्या है, ठीक है, एग्जाम का फॉर्मेट कैसा है, हमें ये पता लगता है, फाइन। और हम टाइम कैसे मैनेज कर पाते हैं, ये भी हम जो है प्रैक्टिस से या मॉक से सीख पाते हैं, ठीक है, हम टाइम कैसे मैनेज करते हैं। साथ ही साथ इससे क्या है कि जब
जो है पेपर लगाने के बाद या मॉक लगाने के बाद हम उसको एनालाइज करते हैं, एनालिसिस करते हैं उसका, तो हमें ये पता लगता है कि हमने गलतियां कहाँ पे करी और कहाँ पे स्कोप है इम्प्रूवमेंट के लिए, कहाँ पे स्कोप है। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है। तो अगर आगे बात करें तो सेल्फ मोटिवेशन भी किसी भी एग्जाम को जो है प्रिपरेशन के लिए या उसको क्वालिफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। सेल्फ मोटिवेशन हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया। ठीक है, अगर कॉन्फिडेंस की बात अगर की जाए, चूंकि अगर आपकी प्रिपरेशन, जाहिर सी बात है, अगर आपका सिलेबस जो है पूरा तैयार नहीं होगा, कवर नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की तो कमी आएगी। और यही जो है मेरे साथ पर्सनली मैंने ये फील किया। ठीक, तो इसको जो है आगे मैं इस पे जरूर काम करूंगा और आशा है कि आप भी, अगर जो मेरे साथ सहमत हैं या मेरे जैसी कंडीशन जिसके भी है, वो भी जो है इनको अगर आप देख रहे हैं तो आप भी इस पे काम करेंगे और हम सब मिलके जो है इस एग्जाम को जरूर क्वालिफाई करेंगे या क्रैक करेंगे। ठीक, तो इस वजह से क्या है, होप नहीं लूज करना है। ठीक, आगे किसी के लिए अगर बात करें तो हेल्थ इश्यूज भी देखने को मिलते हैं, खासकर से फिजिकल या मेंटल। आज के टाइम में अगर बात करें तो मेंटल स्ट्रेस तो, मेंटल हेल्थ तो सभी, हर कोई जो है, अगर अगर वो स्टूडेंट है या किसी भी एग्जाम का एस्पिरेंट है तो फेस करता ही करता है। ठीक है, एंजाइटी हो गया, प्रेशर हो गया, डिप्रेशन हो गया, बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन का भी शिकार जो है बनते हैं। तो इस वजह से क्या है कि उनका जो हेल्थ है वो बिगड़ जाता है एग्जाम से पहले और वो एग्जाम्स में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। ठीक, तो ये सभी कारण थे जो मैंने पर्सनली फील किया, जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ इस बार। बट अगर मैं बात करूं, तो अगर पर्सनली अगर बात करूं तो इन सभी जो फैक्टर्स या पैरामीटर्स पे मैं काम करूंगा, हम सब मिलके काम करेंगे और इन सभी गलतियों को दोबारा नहीं दोहराएंगे। ठीक है, तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि रिमेंबर, फेलियर इज नॉट परमानेंट, फेलियर जो है परमानेंट नहीं होता। ठीक, एंड विद द राइट अप्रोच, अगर हम राइट अप्रोच और डेडिकेशन के साथ साथ काम करें और अपनी गलतियों को जो है दोबारा ना दोहराएं, उन पे काम करें, उनको जो है आइडेंटिफाई करके उनको रिमूव करें गलतियों को। ठीक है, तो हम जो है सक्सेस की ओर जो है बढ़ सकते हैं। वी कैन अचीव अवर डिजायर्ड सक्सेस वॉट एवर गोल वी हैव सेट। जो भी गोल या टारगेट हमने अपने जीवन में रखा है उसको हम आसानी से जो है उस तक पहुंच सकते हैं। ठीक, अंत में जय हिंद, जय भारत।